Hello friends, welcome once again to my videos on political science for class 9th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 5 जिसका कि टाइटल है वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, तो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। ये जो क्वेश्चंस हैं एक्चुअली इस चैप्टर के टेक्स्ट को ही समराइज करते हैं। तो अगर हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को समझ लेते हैं तो उससे आपको इस चैप्टर की पूरी समरी भी समझ में आ जाएगी। इन सभी आंसर्स को मैंने ज़रूरत के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज लिखा हुआ है और साथ ही हर एक आंसर के कीवर्ड को भी मैंने बोल्ड किया हुआ है। मेरे ऐसा करने से आपको हर एक आंसर को समझने और साथ ही एग्ज़ाम्स में आंसर को लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर मैंने आंसर को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 इज़ व्हाट इज़ एन ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? सो ऑफिस मेमोरेंडम हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। नंबर 1, एन ऑफिस मेमोरेंडम इज़ एन ऑर्डर issued by the government. Through office memorandum, the government announces its policy decisions and it has a number and is known by that number. यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है जिसको कि गवर्नमेंट इशू करती है और इस ऑर्डर के ज़रिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को पब्लिक के सामने अनाउंस करती है, पब्लिक को बताती है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं। हर एक ऑफिस मेमोरेंडम में एक नंबर होता है और उसको उस नंबर से ही पहचाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम इशूड ऑन 13 अगस्त 1990। यानी 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ने जो ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया था उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस थी। सो व्हाट वर इज इम्पॉर्टेंस? द ऑर्डर announced a major policy decision of the government. इस ऑफिस मेमोरेंडम ने गवर्नमेंट के एक मेजर पॉलिसी डिसीजन को अनाउंस किया। उसमें क्या क्या बातें थी? नंबर 1, इट रिजर्व्ड 20% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सिविल सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि इस मेमोरेंडम से गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि उन्होंने जो भी सिविल पोस्ट थी या वो पोजीशंस, वो सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में हैं, उन सभी में 27% जॉब्स को रिज़र्व कर दिया। किन के लिए? सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिनको कि SEBC का नाम दिया गया। ये SEBC वो लोग हैं, वो लोग बाग हैं जो कि बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं। टिल देन द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन was available only to the scheduled castes and scheduled tribes. Now a third category called SEBC was introduced. इस ऑफिस मेमोरेंडम के इशू होने से पहले जो भी गवर्नमेंट जॉब्स थीं वो सब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ही रिजर्व थीं, लेकिन इस मेमोरेंडम के आने के बाद से एक थर्ड कैटेगरी को भी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलने लगा। ये थर्ड कैटेगरी थी SEBC की। ओनली पर्सन्स हु बिलोंग टू द बैकवर्ड क्लास वर एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% जॉब्स। यानी कि जो लोग, जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट्स बैकवर्ड कास्ट यानी कि SEBC से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को इस 27% कोटा का एडवांटेज मिलना था। और जो अदर कास्ट के लोग बाग हैं, जो हायर कास्ट के लोग हैं या जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन लोगों को इस रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं मिलना था। ऐसा इस ऑफिस मेमोरेंडम में बताया गया था। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डेवलपमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर VP Singh became the Prime Minister? The answer is
following developments took place under the VP Singh as Prime Minister. Number 1, the President of India addressed the Parliament and announced the intention of the government to implement the recommendations of the Mandal Commission. ये जो 27% जॉब कोटा की रिकमेंडेशंस थी, ये गवर्नमेंट ने एक मंडल कमीशन को अपॉइंट किया था और उस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर ही 27% कोटा गवर्नमेंट जॉब्स में SC BC के लोगों को दिया गया था। तो प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को एड्रेस किया और उस एड्रेस में उन्होंने गवर्नमेंट की इस इंटेंशन के बारे में दोनों हाउसेस के मेंबर्स को बताया। आफ्टर दैट ऑन 6 अगस्त द यूनियन कैबिनेट फॉर्मली डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस। VP Singh, who was the Prime Minister, informed next day about his decision through a statement in both houses of the Parliament. उसके बाद में अगले दिन प्राइम मिनिस्टर ने दोनों हाउसेस में पार्लियामेंट के अपने स्टेटमेंट दिया और अपने डिसीजंस के बारे में मेंबर्स को बताया। सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग ड्राफ्टेड एन ऑर्डर इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल। इसके बाद जो मिनिस्ट्री थी, डिपार्टमेंट था पर्सनल एंड ट्रेनिंग का, उसके सीनियर ऑफिसर्स ने गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बेस पर एक ड्राफ्ट बनाया और उस ड्राफ्ट को मिनिस्टर की अप्रूवल के लिए भेज दिया। जब मिनिस्टर की अप्रूवल मिल गई, उसके बाद में डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए, जो कि लोगों के सामने अल्टीमेटली आया। Fourth question is, what were the views of the people about the implementation of office memorandum issued by the VP Singh government? तो इस ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में लोगों को क्या क्या व्यूज़ थे, चलिए देखते हैं। नंबर 1, some felt that because of the inequalities among people of different castes, job reservation was necessary. कुछ लोग तो ये मानते थे कि इंडिया में डिफरेंट कास्ट के लोगों के बीच में काफ़ी इनइक्वालिटीज़ रही हैं, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं, बहुत सारी कास्ट ऐसी रही हैं जो बैकवर्ड रही हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिली है। तो ऐसे लोगों के लिए जॉब रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। और वो लोग ये भी मानते थे दैट इट वुड प्रोवाइड फेयर अपॉर्चुनिटीज़ टू दोज कम्युनिटीज़ हु सो फार हैड नॉट एडिक्वेटली बीन रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। और उनका ये भी मानना था कि इस रिज़र्वेशन का उन लोगों को फ़ायदा होगा, उन कास्ट के लोगों को फ़ायदा होगा या उन कम्युनिटीज़ के लोगों को फ़ायदा होगा जिनको कि अभी तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। अदर्स फेल्ट दैट इट वॉज अनफेयर एज इट वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू दोज who did not belong to the backward class communities. Many would be denied jobs even though they could be more qualified. कुछ लोगों का ये मानना था कि अगर ये जॉब रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत से ऐसे लोग बाग होंगे जो कि बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, तो वो इस तरह से एक घाटे की पोजीशन में रहेंगे, उनको नुकसान हो जाएगा। Some felt that this would perpetuate caste feelings among the people and hamper national unity. और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी सोचा कि ऐसा होने से लोगों के अंदर एक तरह की कास्ट फीलिंग्स आ जाएंगी, अलग अलग कास्ट का लोग अपने आप को महसूस करने लगेंगे और हमारी नेशनल यूनिटी को भी इससे खतरा हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ वाज द डिस्प्यूट रिगार्डिंग मंडल कमीशन रिजॉल्व्ड? मंडल कमीशन का जो डिस्प्यूट था वो कैसे रिजॉल्व हुआ? तो आंसर है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिजॉल्व दिस केस इन द फॉलोइंग मैनर। द सुप्रीम कोर्ट बंच टुगेदर ऑल द केसेस फाइल्ड अगेंस्ट दिस ऑर्डर इन डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब क्योंकि इस ऑर्डर का बहुत विरोध भी हुआ था और अलग अलग कोर्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स की हाई कोर्ट्स में लोगों ने बहुत सारे इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ पिटिशंस भी डाले हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी ये अपील्स थी, जितने भी पिटिशंस थे, उन सब को अपने पास मंगवा लिया और उनको एक साथ इकट्ठा कर दिया, बंच कर दिया और वो एक सिंगल केस उसका बना दिया।
उस सिंगल केस का क्या नाम दिया गया? उसका नाम दिया गया इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। 11 judges of the Supreme Court in 1992 by majority declared that this order of the government was valid। और सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी बेंच थी जिसमें कि 11 जजेस थे। उन्होंने 1992 में 11 जजेस की मेजॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि गवर्नमेंट का ये ऑर्डर तो वैलिड था। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने और भी एक बात आगे लगाई और उन्होंने कहा गवर्नमेंट से टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर बाय एक्सक्लूडिंग वेल टू डू पर्सन्स अमंग द बैकवर्ड क्लासेस फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गवर्नमेंट से कहा कि आप अपने ओरिजिनल ऑर्डर में थोड़ा चेंज कीजिए और जो बैकवर्ड क्लासेस में वेल टू डू लोग बाग हैं उनको इस बेनिफिट का, इस रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिले, ऐसी आप पॉलिसी बनाइए। और इस तरह से ये डिस्प्यूट जो था सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। Parliament is the highest authority to make laws in any country. It makes new laws, changes existing laws, or abolishes existing laws and makes new laws in their place. तो पार्लियामेंट लॉज के बारे में कुछ भी कर सकता है, वो नए लॉज बना सकता है, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको चेंज कर सकता है, या फिर उन एग्जिस्टिंग लॉज को हटा के उनकी जगह पे नए लॉज ला सकता है। It also exercises some control over the government. In countries like India, this control is direct and full. It controls all the money of the government. In most countries, the public money can be spent only when the parliament sanctions it. यानी कि पब्लिक की जितनी भी मनी होती है, जो हमारे जो जनता गवर्नमेंट को टैक्स देती है, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करती है, वो सब पब्लिक मनी है। तो उस मनी को गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से खर्च नहीं कर सकती। उसको जब तक पार्लियामेंट की सैंक्शन नहीं मिलेगी वो मनी गवर्नमेंट खर्च नहीं कर सकती। पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फोरम टू डिस्कस एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज़ एंड नेशनल पॉलिसीज़। और पब्लिक इश्यूज़ और नेशनल पॉलिसीज़ पर जो भी डिबेट होनी है वो पार्लियामेंट के अंदर में होती है। और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट की ये भी पावर होती है कि वो किसी भी इशू पर, कंट्री में कोई भी ऐसा इशू है जिसके ऊपर वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को वो मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा। कि लोकसभा राज्यसभा के मुकाबले में कैसे ज़्यादा पावरफुल है। द आंसर इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा हैज सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट्स बट ऑन मोस्ट मैटर्स लोकसभा एक्सरसाइजेज सुप्रीम पावर। कि वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ प्रोविज़न है कि राज्यसभा को स्टेट्स के ऊपर कुछ काफ़ी सारी स्पेशल पावर्स हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेट्स को पार्लियामेंट में कहाँ रिप्रेजेंटेशन मिलता है, राज्यसभा में मिलता है। तो राज्यसभा एक तरह से पार्लियामेंट में स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव हाउस है, इसीलिए राज्यसभा को स्टेट्स के बारे में कुछ स्पेशल पावर्स हैं। लेकिन जो सुप्रीम पावर है किसी भी मैटर के बारे में वो लोकसभा के ही पास है। एनी ऑर्डिनरी लॉ मस्ट बी पास्ड बाई बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी कानून बनने से पहले उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास होना ज़रूरी होता है। बट इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस फाइनल डिसीजन इज़ टेकन इन अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस। और अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में कोई किसी लॉ के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी होती है, कोई उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, तो फिर ऐसे में दोनों हाउसेस की एक जॉइंट सेशन होता है और उसमें फाइनल डिसीजन लिया जाता है। लेकिन फिर भी एज लोकसभा हैज़ लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स इट्स व्यू प्रिवेल्स इन द सेशन। लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर ऑन मनी मैटर्स वंस इट पासिस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। मनी मैटर्स के बारे में तो जो सुप्रीम पावर है वो लोकसभा के पास होती है। लोकसभा अगर एक बार बजट पास कर देती है या मनी रिलेटेड कोई भी बिल होता है, अगर उसको लोकसभा एक बार पास कर देती है तो फिर राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। इसके साथ साथ लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ए पर्सन having support of the majority of the members of the Lok Sabha
इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। जो लोकसभा है उसमें जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी होती है उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, और इसी कारण से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर भी लोकसभा का पूरा कंट्रोल होता है। इफ लोकसभा सेड बाय मेजॉरिटी दैट दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। अगर लोकसभा अपनी मेजॉरिटी से कह देती है कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अब कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है, तो इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर सभी मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ता है। लेकिन इस तरीके की कोई भी पावर राज्यसभा के पास में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। यानी कि पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आंसर इज नंबर 1, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री there are two categories of the executives. The first is political executive, which is elected by the people for a specific period. Political leaders take big decisions for the country. तो पहली जो एग्जीक्यूटिव है उसको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जिसको कि देश की जनता एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए चुनती है। जो कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या जो हमारे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, उन सबको हम 5 ईयर्स के स्पेसिफिक पीरियड के लिए इलेक्ट करते हैं। और क्योंकि ये हमारे इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, इसीलिए ये कंट्री के बारे में जो भी बड़े डिसीजंस होते हैं उनको लेने के लिए हमारी तरफ से ऑथोराइज्ड होते हैं। इन द सेकेंड कैटेगरी, पीपल आर अपॉइंटेड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। दिस इज कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज। और जो दूसरी कैटेगरी एग्जीक्यूटिव की होती है उसको लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए अपॉइंट किया जाता है, जैसे कि हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, या स्टेट प्रोविंशियल ऑफिसर्स होते हैं, प्रोविंशियल सर्विसेज होती हैं, स्टेट सर्विसेज होती हैं। तो इनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो जब तक रिटायर नहीं होते हैं तब तक अपनी पोजीशंस पर बने रहते हैं, इसलिए उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। Persons working in civil services are called civil servants. They remain in office even when the ruling party changes. They work under the political executive and assist them in carrying out the day-to-day administration. Next question is, why are political executives more powerful than permanent executives? यानी कि political executives permanent executives के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल क्यों होती हैं? तो इसका आंसर है, इन द डेमोक्रेसी द पीपल्स विल इज सुप्रीम। डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा सुप्रीम क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है? लोगों की इच्छा। एज द मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, दे आर एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ। और क्योंकि मिनिस्टर्स को देश की जनता इलेक्ट करती है, इसीलिए उनके पास में ये पावर होती है कि वो देश की जनता के बिहाफ पे कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं, जनता की इच्छा को वो एक्सरसाइज करते हैं। मिनिस्टर्स आर फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर डिसीजंस। और मिनिस्टर्स जो भी डिसीजन लेते हैं उसके लिए वो उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनके डिसीजन से, उसके लिए वो जनता के प्रति आंसरेबल होते हैं, सिविल सर्वेंट्स नहीं होते हैं। द मिनिस्टर्स डिसाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स इन विच डिसीजंस ऑन पॉलिसी शुड बी मेड। और इसीलिए जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो बड़े डिसीजंस लेने की पावर होती है वो उन्हीं के पास में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड। द आंसर इज, प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन in our country. The President appoints the leader of the majority party or the coalition of parties having majority in the Lok Sabha as the Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? लोकसभा में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है, या अगर कभी किसी एक सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी नहीं होती है तो पार्टीज़ के कोएलिशन की जिसकी मेजॉरिटी बन जाती है, उसके लीडर को प्रेसिडेंट के द्वारा एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर,
और बाकी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी ऑफ द कोएलिशन दैट हैज़ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। और अगर कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको प्राइम मिनिस्टर अपना मिनिस्टर बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स की कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं? बेसिकली देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। ए, देयर आर कैबिनेट मिनिस्टर्स। दे आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स of the ruling party or the parties of the coalition. They take decisions in the name of the Council of Ministers. So, cabinet is the inner ring of Council of Ministers. Second is ministers of state with independent charge. They are usually in charge of smaller ministries. तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो तो मेन होते हैं, सारे के सारे बड़े डिसीजंस वही लेते हैं। लेकिन जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है वो जो कम इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं। अब इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ में कौन सी हो गई? जैसे कि फाइनेंस है, डिफेंस है, होम मिनिस्ट्री है, इस तरीके की जो, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये सब मिनिस्ट्रीज़ कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास जाती हैं। बाकी की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसको मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को भी दिया जा सकता है। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन दे आर स्पेशली इन्वाइटेड। और जो तीसरी तरह के मिनिस्टर्स होते हैं वो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं एंड दे आर अटैच्ड टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द फॉलोइंग पावर्स। नंबर 1, द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। अगर अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोई डिसएग्रीमेंट्स हैं तो जो फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर देगा उसी को सबको मानना पड़ता है। ही एक्सरसाइजेज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। ही डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क ऑफ मिनिस्टर्स। ही कैन ऑल्सो डिसमिस द मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर हर एक मिनिस्टर के पोर्टफोलियो को, यानी कि उनके डिपार्टमेंट को उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनको एलोकेट करता है। हो सकता है कि वो किसी मिनिस्टर का डिपार्टमेंट चेंज भी कर दे, और अगर वो किसी मिनिस्टर के काम से खुश नहीं होता है तो वो उस मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकता है। एंड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री हैज़ टू क्विट। और एक बार जब प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर देता है तो साथ ही साथ बाकी सब मिनिस्टर्स को भी रिज़ाइन करना पड़ता है। Next question is, give a brief account about the President of India. The answer is, the President of India is the head of the state. हमारे जो head of state है वो president होते हैं। But in our political system, the head of state exercises only nominal powers. हालांकि कहने को तो president head of state होते हैं, लेकिन इंडिया की जो सिस्टम है, इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें प्रेसिडेंट के पास में सिर्फ नॉमिनल पावर्स ही होती हैं, यानी कि नाम मात्र की पावर्स ही होती हैं। हिज फंक्शंस आर सेरेमोनियल टू ए लार्ज एक्सटेंट। द प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनका इलेक्शन हम डायरेक्टली नहीं करते, लोग बाग, हमारी जो जनता है वो डायरेक्टली नहीं इलेक्शन करती है उनका। तो फिर कौन करता है इनका इलेक्शन? ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज elect the president. The person who contests for the post of president must get a majority of votes to win the elections, and this ensures that the president represents the entire nation. अब जो president है वो तो entire nation के head of state हैं, इसलिए पूरी की पूरी state को उनके represent करना चाहिए, इसलिए सभी के votes की majority president को मिलनी चाहिए। Next question is, what are the powers of the president? So what are the powers of the presidents? Let's look at it. Number 1, all activities of the government take place in the name of the president. All laws and major policy decisions of the government are issued in his name.
All major appointments are made in the name of the President. These include the Chief Justice of India, judges of the Supreme Court and the High Courts of the states, governors of the states, election commissioners, and ambassadors to the other countries, etc. All international treaties and agreements are made in the name of the President. इंडिया जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी करता है, जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करता है, उन सब पे प्रेसिडेंट के ही साइन होते हैं। और क्या बात है, द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। इंडिया की जितनी भी तीनों की तीनों डिफेंस सर्विसेज हैं, चाहे तो आर्मी है, एयरफोर्स या नेवी है, उन सब के सुप्रीम कमांडर हमारे प्रेसिडेंट ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज give brief account of the Supreme Court of India. Answer is, the Indian judicial system consists of a Supreme Court for the entire nation. अब देखिए, इंडिया में जो जुडिशल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है जो कि पूरे देश के लिए है। द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग on all other courts of the country. Next question is, what are the powers of the Supreme Court? Supreme Court के पास क्या क्या powers हैं? The answer is, Supreme Court is the highest court of appeal in civil and criminal cases. तो चाहे वो सिविल केसेस हों या वो क्रिमिनल केसेस हों, उन सभी में सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। यानी कि सभी कोर्ट्स की जो अपील है वो सभी कोर्ट्स के अगेंस्ट अपील को सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट किसी भी और कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है। इसलिए ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील की जाती है। इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट्स। जो भी हाई कोर्ट्स हैं उनके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट कुछ डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनको भी टेकअप करती है, उनको भी वो उनके बारे में भी अपना फैसला दे सकती है। तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं? इफ़ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग नागरिकों या सिटीजन्स के ग्रुप्स के बीच में कोई झगड़े हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको सेटल कर सकती है। सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, अगर सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हैं तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट सेटल कर सकती है। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स या और साथ ही साथ जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में कोई आपस के डिस्प्यूट्स हैं तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट सेटल कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? द आंसर इज, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो एक बुक के रूप में है, उसको कौन समझाएगा हमें, उसको इंटरप्रेट कौन करेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या गलत है, क्या सही है। तो इसको इंटरप्रिटेशन करने का जो अथॉरिटी है वो देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास में है। दे कैन डिक्लेयर वैलिड एनी लॉस ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स इफ दे फाइंड सच ए लॉ और एक्शन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ये देखते हैं, उनको ये वो पाते हैं कि कोई भी ऐसा कानून जो कि लेजिस्लेचर ने बनाया है या फिर एग्जीक्यूटिव ने कोई भी ऐसा एक्शन लिया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो वो उस लॉ या उस एक्शन को इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इफ़ चैलेंज बिफोर देम दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेचर और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द country. Next question is, what is public interest litigation, PIL? So PIL is, any citizen or group of citizens can approach the Supreme Court or High Courts against the violation of the fundamental rights or for protection of public interest against a particular law or action of the government. यानी कि हमारे देश का कोई भी सिटीज़न, सिंगल सिटीज़न भी या एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा कर के अपने किसी फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए रेमेडी मांग सकते हैं। यानी कि अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, अगर कोई कानून ऐसा बनाती है गवर्नमेंट
जो कि हमारे किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, या गवर्नमेंट का कोई ऐसा एक्शन होता है जैसे कि हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो इसके लिए हम उसको अपने राइट को वापस पाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं। हमें इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को सिर्फ एक सिंपल पोस्ट कार्ड पे भी अपनी एप्लीकेशन लिख करके डाल सकते हैं। और अगर ऐसा कोई भी हमारा तरफ से कम्युनिकेशन जजेस के पास जाता है, देन द कोर्ट विल टेक अप द मैटर इफ़ द जजेस फाइंड इट इन पब्लिक इंटरेस्ट। और अगर जजेस को लगता है कि जो हमने मैटर इशू जो इशू है, जो मैटर है जिसको हमने रेज़ किया है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो फिर वो कोर्ट उसके बारे में अपनी सुनवाई करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19th है, इसमें हमें कुछ ब्रीफ अकाउंट्स देने हैं। फर्स्ट इज अबाउट द जुडिशरी। जुडिशरी इज एन इंस्टीट्यूशन which is empowered to administer justice and provide a mechanism for the resolution of the legal disputes। यानी कि जो जुडिशरी है वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि देश के लोगों को जस्टिस दिलवाता है, और अगर देश के अंदर कोई लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको रिजॉल्व करने की जो मशीनरी है वो भी हमारी जुडिशरी ही हमको प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट इज लेजिस्लेचर। It is an assembly of people's representatives having the power to enact laws for the country. Legislatures can also raise taxes and adopt the budget and other money bills। तो जो लेजिस्लेचर हैं वो हमारे पीपल्स, हमारे जो लोग हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स की एक असेंबली है, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट है या हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, उन सब में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं और वो हमारे देश के लिए, अगर पार्लियामेंट में बैठे हैं और अगर वो किसी स्टेट की असेंबली में बैठे हुए हैं तो उस स्टेट के लिए लॉ बना सकते हैं। और इसके साथ ही साथ वो अपने देश के लोगों से, अपने स्टेट के लोगों से टैक्स वसूल कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं। ये सब पावर्स लेजिस्लेचर की होती हैं। एग्जीक्यूटिव, इट इज़ अ बॉडी ऑफ द पर्सन्स having authority to initiate major policies, make decisions and implement them on the basis of the constitution and laws of the country। और जो एग्जीक्यूटिव होती है उसका क्या काम होता है? एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि जो भी पॉलिसी डिसीजंस हैं उनको बनाना, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, या फिर जो भी लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ बनाए गए हैं उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। गवर्नमेंट, it is a set of institutions that have the power to make, implement and interpret laws so as to ensure an ordinary life for the citizens. It administers the supervises over the citizens and resources of the country। अब अगर हम पिछले वाले तीनों के तीनों जो अंग हैं गवर्नमेंट के, अगर हम उन सब को मिला लेते हैं, अगर हम उन सब ऑर्गन्स को मिला लेते हैं, यानी कि अगर हम जुडिशरी ले लेते हैं, अगर हम लेजिस्लेचर ले लेते हैं और अगर हम एग्जीक्यूटिव ले लेते हैं और उनको मिला लेते हैं, तो क्या बनता है? गवर्नमेंट बन जाती है। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि लॉज बनाती है, लॉज को इंटरप्रेट करती है और लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। सो फ्रेंड्स, दिस वे I discussed all the important questions which I could form out of your syllabus, out of your chapter, और मैंने उन सब को आज आपके साथ में डिस्कस किया। आई होप कि ये सब आंसर्स पढ़ के आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस चैप्टर को समझने में। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।